हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर ओन चैनल। तो फर्स्ट चैप्टर आपका जो है ब्रिक्स, बीट्स और बोन, दैट वी हैव स्टार्टेड ऑलरेडी। बहुत अच्छे से शुरू कर दिया और आशा कर रहे हैं कि आप लोग इसको बहुत अच्छे से पढ़ भी रहे हैं, ध्यान से पढ़ रहे हैं। आपको काफ़ी थोड़ी सी जल्दी भी लग रही होगी कि जल्दी जल्दी करके इनको हम कंप्लीट करें, ताकि आप उन चैप्टर्स को कंप्लीट करते जाएं और समय के पहले आपका सब कुछ रिवीजन ये सब हो जाए। तो यकीन मानिए हो जाएगा, सारी चीज़ें हो जाएंगी। कि अब से हम रिकॉर्डेड फॉर्मेट में थोड़ा सा चलेंगे, जब जब आपको आवश्यकता महसूस हो तो आप बताएं, लाइव भी आ जाएंगे। बाकी रिकॉर्डेड में क्या है कि उसको एडवांस में वीडियो देना थोड़ा सा पॉसिबल होता है, और आपका सिलेबस जो है वो थोड़ा सा एज में मैं लेके जाऊंगा, पॉसिबल होगा मेरे लिए लेके जाना। तो इंट्रोडक्शन जो है, इंट्रो जो है वो हमने कर दिया। अब इंट्रो का पोर्शन जो है उसके बाद इनफैक्ट जो आपका इसके पहले जो था बिगिनिंग का पोर्शन, ये भी हमने कंप्लीट कर लिया है। बिगिनिंग के बाद सबसिस्टेंस स्ट्रेटजी, लास्ट वीडियो में मैंने आपको बता दिया था काफ़ी कुछ। थोड़ा सा एक क्विक रिकैप देके, सबसिस्टेंस स्ट्रेटजी और एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी, ये जो दो टॉपिक्स हैं बेसिकली वो सबसिस्टेंस स्ट्रेटजी के अंतर्गत ही आ जाएगा, एग्रीकल्चर भी। तो हम आज कंप्लीट करेंगे। इसके बाद जो अगला वीडियो होगा दैट विल बी ऑन मोहनजोदाड़ो। सो सबसिस्टेंस स्ट्रेटजी, दिस इज आई हैव ऑलरेडी explained to you in the last video what is the meaning of subsistence strategy. Subsistence simply means कि आपका जुगाड़ खाने पीने का, आप अपनी ज़िंदगी को कैसे चलाएंगे। तो खाने पीने की जो आपकी प्रैक्टिसेस हैं, डाइटरी प्रैक्टिसेस हैं, ये बेसिकली सबसिस्टेंस का हिस्सा होती है। क्योंकि सबसे पहली चीज़ रोटी कपड़ा मकान में सबसे पहले क्या आ गया, रोटी आ गया। तो तन को बनाए रखने के लिए, बॉडी माइंड और सोल को एक साथ बनाए रखने के लिए सबसे पहली चीज़ क्या है, फूड है। तो फ्रॉम वेयर यू आर गेटिंग फूड। तो मैच्योर हड़प्पन कल्चर जो डेवलप हुआ है, तो आप मैप देखोगे, समझ में हालांकि नहीं आएगा, फिर भी मन करे तो किताब से देख लेना। तो जो मैप है, मैप 1 और 2, इनमें देख रहे हो कि बहुत साइट्स अलग अलग दी गई हैं। अर्ली हड़प्पन साइट और मैच्योर हड़प्पन साइट जो दी गई हैं, इनमें बहुत डिफरेंस नहीं है। और आप पढ़ भी चुके हो पिछले वीडियो में कि जहां पर अर्ली हड़प्पन साइट्स डेवलप हुई थी, वहीं पर आगे जाके उसी के नियर बाय प्लेसेस में आगे जाके मैच्योर हड़प्पन कल्चर भी डेवलप हुआ। तो जो मैच्योर हड़प्पन कल्चर और अर्ली हड़प्पन कल्चर है वो एडजेसेंट है, लगभग एक ही जगह पर वो साइट्स ऑक्यूपाई होती हैं या ऑक्यूपाई करती हैं। मतलब अर्ली की जगह पे मैच्योर आ जाती है बाद में, वही ग्रो करके। तो इनके कल्चर को स्टडी करने पे हमें क्या पता चलता है कि दे हैव सम कॉमन स्ट्रैटेजीज, यानी इनकी जो सबसिस्टेंस की स्ट्रैटेजीज थी वो भी काफ़ी कॉमन है। इसके अलावा कौन कौन सी चीज़ें, इसके अलावा ड्रेस पैटर्न हो गया, इसके अलावा इनका पढ़ने लिखने का, क्राफ्ट बनाने का और तमाम दुनिया भर का घर और बनाने का सब पैटर्न सिमिलर है। हमको यहाँ सिर्फ सबसिस्टेंस स्ट्रेटजी देखना है। तो सबसिस्टेंस स्ट्रेटजी जो है वो काफ़ी कॉमन है। अब इस कॉमन में क्या देखने को मिला हमें ये देखने को मिला कि आर्कियोलॉजिस्ट जब यहाँ पे स्टडी करने गए तो आर्कियोलॉजिस्ट लोगों ने देखा कि बहुत सारी चीज़ें खाने पीने की, बोन्स वोन्स, एनिमल्स के रिमेन्स मिल रहे हैं, प्लांट्स के रिमेन्स मिल रहे हैं। तो इन्होंने कांटेक्ट किया किन से, जो लोग एक्सपर्ट हैं, आर्कियोलॉजिस्ट। ठीक है। तो आर्की वर्ड का मतलब मैंने आपको पिछले वीडियो में बता दिया था कि आर्की वर्ड का मतलब क्या होता है। आर्की वर्ड सिंपली मीन्स ओल्ड। आर्कियोलॉजी, आर्की मीन्स ओल्ड, बताया था ना, याद होगा। तो आर्की मीन्स ओल्ड और लॉजी मीन्स स्टडी। द स्टडी ऑफ ओल्ड रिमेन्स इज कॉल्ड आर्कियोलॉजी। जैसे बायोलॉजी बताया था, बायो मीन्स लाइफ, स्टडी मतलब लॉजी मतलब स्टडी, तो स्टडी ऑफ लाइफ इज कॉल्ड बायोलॉजी। वैसे ही आर्की जूलॉजिस्ट, आर्की मतलब ओल्ड, जूलॉजिस्ट मतलब जू का मतलब एनिमल, और लॉजी वर्ड आ गया, लॉजिस्ट मतलब स्टडी। द पर्सन हु स्टडी द रिमेन्स ऑफ ओल्ड एनिमल्स। ओल्ड एनिमल मीन्स द रिमेन्स ऑफ ओल्ड एनिमल मीन्स जो हज़ारों सालों के फॉसिल्स हैं एनिमल्स के, या उनके रिमेन्स हैं एनिमल्स के, उनकी स्टडी करने वाले एक्सपर्ट्स होते हैं, वो आर्कियोलॉजिस्ट कहलाते हैं। वैसे ही आर्की बॉटनिस्ट होते हैं, तो व्हाट दे विल डू, दे विल बी स्टडिंग द ओल्ड रिमेन्स ऑफ प्लांट्स। इनकी एक्सपर्टीज़ किस में है, इनकी एक्सपर्टीज़ है कि जो पुराने पौधे हैं हज़ारों सालों के, उनके जो रिमेन्स हैं, उनकी जो अलग अलग प्रजातियां हैं, उनके बारे में इनको जानकारी होती है। तो ये आर्कियोलॉजिस्ट और आर्की बॉटनिस्ट लोगों ने, एक्सपर्ट्स लोगों ने स्टडी किया और बताया कि जो मैच्योर हड़प्पन कल्चर है, यहाँ पर जो लोग रहते थे, इनकी जो खाने पीने की प्रैक्टिसेस थी, डाइटरी प्रैक्टिसेस थी, या इनकी जो सबसिस्टेंस की स्ट्रेटजीज थी, इसमें बेसिकली ये लोग प्लांट बेस्ड प्रोडक्ट और एनिमल बेस्ड प्रोडक्ट को कंज्यूम करते थे। यानी वनस्पति आधारित इनका खाने पीने का
जो स्रोत था और जंतु आधारित खाने पीने का जो स्रोत था, यही दो इंपॉर्टेंट स्रोत था। मीन्स टू से कि मोस्ट ऑफ द डाइट वॉज बेस्ड ऑन प्लांट प्रोडक्ट्स एंड मोस्ट ऑफ द डाइट वॉज बेस्ड ऑन एनिमल प्रोडक्ट्स। क्लियर है? आज भी यही है, आज भी यही है, आज भी आप यही खाते हैं, या तो पौधे खाते हैं या एनिमल बेस्ड प्रोडक्ट खाते हैं। उदाहरण के लिए दूध हो गया, एनिमल बेस्ड प्रोडक्ट है ना, पौधे से तो निकलता नहीं है। तो एनिमल बेस्ड प्रोडक्ट आप कंज्यूम करते हैं या प्लांट बेस्ड प्रोडक्ट, सब्जी भाजी ये सब खाते वाते हैं। चलो, तो इसमें प्लांट और एनिमल बेस्ड जो प्रोडक्ट हैं, इसमें इन्होंने देखा कि जहां पर मैच्योर हड़प्पन साइट्स हैं, उन मैच्योर हड़प्पन साइट्स पे कुछ बहुत सारे बीज और अनाजों के, ग्रेन्स के और सीड्स के, आर्कियोबॉटनिस्ट स्टडी कर रहे हैं कि बहुत सारे सीड्स और ग्रेन्स के, और वो ग्रेन्स और सीड्स कैसे हैं, चार्ड हैं, सिके हुए हैं, भुने हुए हैं। माइट भी उनको रोस्ट करके खाया वाया गया होगा, पका वका के खाया गया होगा, और फिर कुछ कुछ वहाँ पे गिरा होगा, बाद में वो ये मैच्योर और लेट के ज़माने में ऐसा कुछ हुआ होगा। ठीक है, हो सकता है किसी टेम्परेरी प्लेस पे कभी आउटिंग वाउटिंग करने गए होंगे, घूमने फिरने ना, पिकनिक विकनिक मनाने गए होंगे, बोन फायर किया होगा वहाँ पे, है ना, और या कैंप फायर ज़्यादा सटीक शब्द है, कैंप फायर किया होगा वहाँ पे, है ना, पार्टी वार्टी करने गए होंगे, रात में रुके होंगे, खाया पिया होगा और फिर चले आए होंगे। ठीक है, तो दो चार लोग ऐसे मिल के सब पार्टी वार्टी किए होंगे। तो इसी तरीके से हमको ये जो ग्रेन और सीड मिल रहे हैं, ये बताते हैं कि क्या चीज़ें इस्तेमाल होती थी, किनके सीड्स और ग्रेन्स मिल रहे हैं, व्हीट गेहूं के, जौ के, लेंटिल्स दालें वगैरह हैं, चिकपी और सीसम्स। दीज आर दी प्लांट्स जिनके ग्रेन्स और सीड्स हमको यहाँ पर मिलते हैं। इसके अलावा गुजरात के आसपास की साइट्स में ज़्यादातर आपको मिलेट्स भी मिले हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसके अलावा राइस के भी एविडेंसेस मिले हैं। राइस के एविडेंसेस कंपैरेटिवली काफ़ी कम हैं, लेस, कंपैरेटिवली लेस हैं, उतने ज़्यादा अमाउंट में नहीं है। राइस आपको सिर्फ 2 साइट्स पे मिलेगा, बाकी ये सब कुछ पूरी हड़प्पन साइट में आपको मिलेंगे, वीट और ये सब बार्ले वगैरह। लेकिन राइस आपको रंगपुर और लोथल में मिलेगा, रंगपुर और लोथल, ये 2 साइट्स हैं जहाँ पर आपको ये मिलेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो प्लांट बेस्ड प्रोडक्ट देख लिया आपने, बीज वगैरह मिले। एनिमल बेस्ड प्रोडक्ट से कैसे पता चलता है? एनिमल बेस्ड प्रोडक्ट ज़्यादातर मीट और बोन्स से हमें पता चलता है उस ज़माने में। अब मिल्क, दूध तो कहीं मिल नहीं जाएगा या कुछ ऐसा पड़ा हुआ, या तो मीट के एविडेंसेस मिलेंगे या बोन्स के एविडेंसेस। तो मीट के एविडेंसेस भी, ऐसा तो मीट भी ड्राई मिलेगा नहीं आपको कहीं, बोन्स के एविडेंसेस मिलेंगे ज़्यादातर। तो जूलॉजिस्ट जो हैं, इन्होंने बोन्स के एविडेंसेस देखे और देखा कि कौन कौन सी एनिमल्स हैं, कैटल्स है, बफेलो है, शीप है, गोट है, पिग है, जो मैंने लास्ट टाइम ही आपको डिटेल में बता दिया। अब हड़प्पन्स लोग इनमें से ज़्यादातर एनिमल्स को डोमेस्टिकेट करते थे। क्या करते थे? डोमेस्टिकेट करते थे। तो जो ज़्यादा हमारा रिसर्च का, अध्ययन का जो सुई जा रहा है, वो किधर जा रहा है? वो डोमेस्टिकेशन की तरफ जा रहा है। एक चीज़ याद रखो, इस पूरे चैप्टर को पढ़ने के दौरान किसी 100% एकदम कंक्लूजन पे नहीं पहुंचना है कि ऐसा ही था। ये पूरा चैप्टर जिस मूड में पढ़ना है आपको, वो मूड क्या है? वो मूड है रिसर्च का और पॉसिबिलिटीज़ का। इस बात को बस ध्यान रखना है। पूरे चैप्टर में ऐसा हो सकता है, आर्कियोलॉजिस्ट जितनी भी स्टडी कर रहे हैं, इस स्टडी को वो ऑन द बेसिस ऑफ एविडेंस क्या कर रहे हैं? जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस जस्टिफिकेशन में दे आर गिविंग सो मेनी पॉसिबिलिटीज। ऑलवेज रिमेंबर, ये आगे पूरे चैप्टर के एंड में बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि आर्कियोलॉजिस्ट आर ट्राइंग टू गिव यू सो मेनी पॉसिबिलिटीज कि ऐसा हुआ होगा ऑन द बेसिस ऑफ दिस एविडेंस। सो ऑन द बेसिस ऑफ द बोन्स, द आर्कियोलॉजिस्ट आर सेइंग दैट डोमेस्टिकेशन ऑफ दीज एनिमल वाज पॉसिबल। ऐसा नहीं था कि वो सिर्फ इनको खाने के पर्पज से। डोमेस्टिकेशन के कैटल्स का इस्तेमाल ज़्यादातर, हमने बुलक कार्ट्स देखे, अभी क्राफ्ट में आगे जाके पढ़ोगे आप कि टॉयज बने हुए बुलक कार्ट्स के, जिसको ऑक्सन या बुल्स जो होते थे वो खींचते थे। तो माइट भी इन सारे एनिमल्स का उन्होंने डोमेस्टिकेशन किया होगा। हो सकता है कुछ छोटे एनिमल्स जैसे गोट, शिप का भी उन्होंने डोमेस्टिकेशन किया हो, या इनको माइट भी कंज्यूम भी किया हो, मीट प्रोडक्ट इनके कंज्यूम किए हों। पर ज़्यादातर सुई जो जा रही है डोमेस्टिकेशन की तरफ जा रही है। तो पढ़ना है, समझना है, जितनी भी पॉसिबिलिटीज़ हैं उन सबको नोट कर लेते चलना है। किसी भी सीधे कंक्लूजन पे मत पहुंच जाना कि हड़प्पा के लोग ऐसा ही करते थे, या किसी को बताओ तो बोलो कि हड़प्पा में ऐसा ही होता था। जो चीज़ें प्रूफ हो गई हैं वो तो बतानी है कि हाँ इस तरीके से नहाते थे पब्लिक प्लेस में जाके, बढ़िया ग्रेट बात में गोते लगा के, दैट इज़ फाइन। लेकिन अब वो कब नहाते थे, क्या रेगुलर नहाते थे या रिचुअलिस्टिक दौरान, वो सब दैट इज़ मिस्ट्री। तो इस अप्रोच में चलना है, इस मूड में चलना है, ये मैंने क्लियर कर दिया यहाँ पे। चलो इसके बाद अब यहाँ पर जरूर आर्कियोलॉजिस्ट थोड़ा सा
सोचने पे मजबूर होते हैं कि ये वाइल्ड एनिमल्स की हमें कुछ कुछ बोन्स मिल रही हैं। अब वाइल्ड एनिमल्स की जो बोन्स हमें मिल रही हैं तो क्यों है? तो वाइल्ड एनिमल्स माइट बी नियर बाय जो ट्राइबल फॉरेस्ट ट्राइब्स रही होंगी उस जमाने में। तो या तो इन्होंने डायरेक्टली हंट किया होगा इन एनिमल्स को, क्योंकि जंगल में जाके उनको तो खाएंगे नहीं, है ना। हो सकता है हंटिंग कुछ एक्सपीडिशंस में गए हों, या फिर ऐसा हो सकता है कि जो मेन साइट्स थी मैच्योर साइट, इन मैच्योर साइट्स के साथ में इंटरनल ट्रेड होता था आसपास के जो छोटी छोटी ट्राइब रही होंगी फॉरेस्ट की, तो वो लोग मीट प्रोडक्ट देखे जाते थे। हड़प्पन में मैच्योर साइट के जो लोग हैं, इनको हड़प्पा की, मोहनजोदारो की, लोथल की, कालीबंगा की, ढोलावीरा की, ये जो मैच्योर साइट्स थी वहाँ पे, तो इनके साथ में मीट प्रोडक्ट का जो है वो ट्रेड किया और उनसे कुछ और लेके चले गए वो ट्राइब के लोग। तो हो सकता है, ये पॉसिबिलिटी बता रहे हैं यहाँ पे आर्कियोलॉजिस्ट, कि वी आर नॉट श्योर कि हड़प्पन के लोगों ने इनको हंट किया, किल किया, या फिर इनके मीट को ट्रेड किया है। तो जो भी हो, बहरहाल दोनों केसेस में हमें यहाँ पर बोन्स मिलती हैं। किसकी? बोर की। ये कौन है? सुअर है। एक सुअर आपको यहाँ पर मैंने ये दिखाया, आप कह दोगे दो दो सुअर दिखा रहे हो आप, तो दो दो सुअर इसलिए दिखा रहे हैं ये आपके बगल वाला है, ठीक है। घर के बगल में खिड़की खोल के देखो, मिलेगा। ये वाला नहीं मिलेगा, इसके लिए जंगल जाना पड़ेगा और ख़तरनाक है। हो सकता है आपके दर्शन इसको हो और दोनों एक दूसरे को देखो तो ये भारी पड़ जाए। इसके दांत देख रहे हो आप, और जो इसके पहले दिखाया मैंने उसके दांत ऐसे नहीं है। तो ये बोर है, जंगली सुअर है, खतरनाक है, ठीक है। ये है डियर, हिरण, बहुत बढ़िया से पहचानते हैं आप। इसका मांस बहुत स्वादिष्ट होता है, जिन लोगों ने खाया होगा वो जानते हैं, ऐसा फीडबैक मिला। चलिए, तो डियर, इसके भी बोन्स हमें मिले। फिर घड़ियाल, इसको भी नहीं छोड़ा, इन लोगों ने खा लिया। अब जो भी केस रहा हो, बट इनकी बोन्स हमें अवेलेबल हुई हैं यहाँ से। चलिए, तो ये चीज़ें हमें पता चलती हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं हड़प्पा की एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी के बारे में, इंडस वैली सिविलाइजेशन की एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी के बारे में। देखो, 11th में मेसोपोटामिया पढ़ के आए हो। उस मेसोपोटामिया में तुमने जो कुछ भी पढ़ा, कैसे घर बनाते थे, कैसे मंदिर बनाते थे, कैसे लड़ाई झगड़ा करते थे, कैसे शादी ब्याह करते थे, और कैसे राइटिंग करते थे, उसमें राइटिंग और मैथमेटिक्स, एस्ट्रोनॉमी, ये सब कुछ अगर हम अच्छे से छोड़ दें, क्योंकि यही वो चीज़ है जो थोड़ा फैसिनेटिंग लगती है। मंदिर बनाना, ये सब कुछ, घर कैसे बनाते थे तो आपने पढ़ा ही है कि कितने उजाड़ टाइप के घर बनाते थे वो, ठीक। हड़प्पा के बारे में फैसिनेटिंग चीज़ क्या है? हमें सटीक लिखा हुआ डिकोडेड लैंग्वेज में पढ़ने को कुछ मिलता तो हमारा एक्साइटमेंट लेवल भी दुगने तिगुने चौगने लेवल पे होता। हमें सिर्फ एविडेंसेस मिलते हैं और उस एविडेंसेस के बेसिस पर जब हम हड़प्पा को देखते हैं तो हमें लगता है कि आज के ज़माने के लगभग कॉम्पिटिटर्स हैं ये लोग, लगभग कॉम्पिटिटर्स हैं। यानी 5000 साल 7000 साल पहले का अतीत आपकी आंखों के सामने वर्तमान को लेके आ जाता है, ठीक है। 5000 7000 साल पहले का जो पास्ट है वो आपको प्रेजेंट में फ्लोट होता हुआ दिखता है, कुछ इस तरीके से हड़प्पा। तो एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी में आपको देखने को ये मिलेगा कि ऑन द बेसिस ऑफ एविडेंसेस, हमारे पास कोई टेबलेट नहीं है मेसोपोटामिया की तरह। जो कुछ है भी सील और जो कुछ भी स्क्रिप्ट भी है, अफसोस अनफॉर्चुनेटली हम उसको डिकोड नहीं कर पाते, हम उसको पढ़ नहीं पाते। हमारे पास वो लैंग्वेज को रिलेट करने का कुछ साधन ही नहीं बचा, कोई पॉसिबिलिटी नहीं बची। लेकिन वो लोग सरप्लस एग्रीकल्चर करते थे, और जो तरीके होते थे एग्रीकल्चर के वो देखना। यहाँ पे एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजीज, ये देख रहे हो सांड है, ठीक है। सांड का मतलब चित्र है कुल मिला के, तो ऐसा बनाया गया है वहाँ पे, और भी आगे दिखाऊंगा मैं समय समय पे जैसे जैसे आप मिलो। तो हमें एक तो बहुत सारे अनाजों के एविडेंसेस मिल गए। अभी आपने पढ़ा सबसिस्टेंस स्ट्रेटजी के दौरान, ग्रेन्स, वीट मिल गया, बार्ले मिल गया, लेंटिल मिल गया, चिकपी मिल गया, सीसम मिल गया, मिलेट्स मिल गया, राइस भी मिल गए। तो ये सब याद रखना, ये जो मैंने बोल दिया ना अभी, ये सारे टर्म्स याद रखना, ये सारे शब्द याद रखना, क्या क्या मिला है, ठीक है। साइट्स भी आगे जाके बता देंगे मैपिंग के दौरान, अगर आपको इंटरेस्ट होगा तो फाइंड्स ऑफ ग्रेन, तो फाइंड्स ऑफ ग्रेन से ये तो कंफर्म हो गया कि हड़प्पा के लोग एग्रीकल्चर में परफेक्ट थे, एग्रीकल्चर में परफेक्ट थे। अब हड़प्पन सिविलाइजेशन भी क्या है? एक सिटी या अर्बन सिविलाइजेशन है। इसका मतलब हड़प्पा के लोग जो है, ये लोग सरप्लस एग्रीकल्चर करते थे। सरप्लस का मतलब समझते हो? जब आपके खाने से ज़्यादा प्रोडक्शन हो जाए तो उसको सरप्लस प्रोडक्शन कहते हैं। और ये प्रोडक्शन इसलिए क्योंकि हमेशा सरप्लस प्रोडक्शन अर्बन एरिया में ही होता है।
या मैं कहूँ कि सरप्लस प्रोडक्शन की वजह से अर्बन एरिया डेवलप होता है। ये आप 11th क्लास में मेसोपोटामियन वाले राइटिंग एंड सिटी लाइफ में बहुत अच्छे से पढ़ चुके हो कि सिटी लाइफ क्यों डेवलप हुई वहाँ पे, बिकॉज ऑफ द सरप्लस प्रोडक्शन ऑफ द रूरल एरियाज। क्लियर है? एंड बिकॉज ऑफ द राइटिंग, क्योंकि सरप्लस प्रोडक्शन हुआ, फिर उसके लिए उसको सस्टेन करने के लिए ट्रेड डेवलप हुआ, इन सब को रख रखाव करने के लिए राइटिंग की ज़रूरत पड़ी उनको। तो ये सब पूरा सीरीज़ आपने मेसोपोटामिया में पढ़ लिया। अब ये हमें ये तो कंफर्म होता है, ग्रेन्स मिल गए, टॉयज जो मिल रहे हैं, क्राफ्ट्स जो मिल रहे हैं, इसमें बुलक कार्ट मिल रही है, ऑक्सन मिल रहे हैं, ऑक्स बैल वेल बने मिले ना आपको, अलग अलग चित्रों में, सील में बने मिल रहे हैं। अब सारे एविडेंसेस और सारे चित्र मिलते हैं, हाँ सटीक खेती करते कैसे थे दैट वी डोंट नो। क्यों? इट इज वेरी डिफिकल्ट टू कंस्ट्रक्ट द एक्चुअल एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस ऑफ द हड़प्पन पीपल। अब यहीं पर मेसोपोटामिया जैसा टैबलेट मिल जाता जहां बकायदा डिटेल में सब कुछ लिखा रहता कि सुबह उठते हैं, नहा वहाँ के हल कंधे पे रख के लेके जाते हैं, मेरी धरती सोना उगले वाला पैटर्न में, और फिर वहाँ जाके बीज को बढ़िया बोते हैं, फिर कहाँ से पानी लेके आते हैं, फिर पूरा ऐसा अगर किसी किसान ने डिस्क्रिप्शन दिया होता या राजा ने डिस्क्रिप्शन दिया होता तो बड़ा हमारे लिए सोने पे सुहागा हो गया होता कि एविडेंसेस भी मिल गया, लिखा भी मिल गया, मतलब 7000 साल पहले, 6000 साल पहले खेती करते थे। तो हमें सिर्फ एविडेंसेस मिल रहे हैं। वी आर नॉट श्योर व्हाट काइंड ऑफ एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस वर प्रिवेलेंट एट दैट टाइम। उस जमाने में किस प्रकार की कृषि की गतिविधियां अभ्यास में लाई जाती थी, प्रैक्टिस में लाई जाती थी। दिस इज नॉट इजी फॉर अस टू कंस्ट्रक्ट। कंस्ट्रक्ट वर्ड इस्तेमाल किया गया है, मतलब इन प्रैक्टिसेस को हम आज के डेट में कैसे अपने दिमाग में एकदम क्लियर कट कर लें, वो प्रैक्टिस को विजुलाइज कैसे कर लें, उसको कंस्ट्रक्ट कैसे कर लें, ये आइडिया हमारे लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट है। क्लियर है? तो एक्चुअल एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस कंफर्म नहीं हो पा रही हैं, लेकिन बहुत सारी जो मोहरें मिली हैं, सील मिली है, ठीक है, जैसे एक सील मिली है, अब उसमें इस तरीके का सांड बना हुआ है, ये सील का ही एक वो है। टेराकोटा स्कल्पचर्स मिले। स्कल्पचर तो आप समझते हैं मूर्ति, टेराकोटा इज अ काइंड ऑफ क्ले, एक क्ले है, ध्यान रखिएगा, मिट्टी। तो टेराकोटा स्कल्पचर्स मिले हैं, मिट्टी के स्कल्पचर्स मिले हैं, जिससे इंडिकेट होता है कि इन लोगों को बैल के बारे में जानकारी थी, बुल के बारे में पता था। कैसे पता था? चित्रों में बना हुआ मिल रहा है, सील में, मोहरों में बना हुआ मिल रहा है, क्राफ्ट्स में बना हुआ, खिलौनों में बना हुआ मिल रहा है, बैलगाड़ी मिल रही है। तो जब आप किसी चीज़ को जानते ही नहीं हो तो उसको कैसे बना लोगे, है ना? एक जगह बनाओगे या फिर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ इमेजिनेशन में ही कहीं ना कहीं तो देखा होगा, कहानी वहानी में कुछ ना कुछ रिलेशन होगा, तभी उस चीज़ का डिपिक्शन होगा। तो मल्टीपल जगह ये मिलता है, इसका मतलब दे वर अवेयर अबाउट, एटलीस्ट ये चीज़ तो क्लियर है कि इनको पता था बुल के बारे में। तो बुल के बारे में जानकारी मिलती है, बुल कृषि में इस्तेमाल हुआ होगा। टेराकोटा मॉडल्स ऑफ द प्लो, हल के भी मिट्टी के उपकरण, या जो हल होता है, हल समझते हैं, इस तरीके का एक इंस्ट्रूमेंट होता है, ऐसे ऐसे या ऐसा कुछ कर दो, ठीक है। तो ये हो गया आपका, और ऐसे करके कुछ कुछ ऐसे ही मान लो, ठीक है। अब यहाँ पे दो जो है आपको सांड लगाने होंगे, बुल लगाने होंगे, और फिर इस तरीके से ये आपका हल हो जाएगा, ठीक है। इधर पकड़ना है, और ये जो है आपको कुछ कुछ ऐसे करके ऐसे। अब ये यहाँ पर आयरन टिप लगी रहती थी। आयरन टिप जो है वो जब यहाँ पे सांड आगे बढ़ते थे, यहाँ पर 2 सांड होंगे, ठीक है। तो ये क्या करेंगे, ये जब आगे की तरफ बढ़ेंगे और यहाँ आप खेती कर रहे हो तो ये मिट्टी को टिल करते चले जाएंगे, नीचे की लेयर जो है उसको ऊपर करते चले जाएंगे। तो ऐसा खिलौना मिला है आपको, सांड भी मिल गया और हल भी मिल गया, प्लो भी मिल गया। तो इट हैज़ बीन फाउंड एट साइट्स इन चोलिस्तान। कहाँ कहाँ पे साइट में मिला? 2 जगह पर आपको मिला, याद रख लेना, चोलिस्तान पाकिस्तान, पाकिस्तान में मिला। इसका मतलब थार का डेजर्ट है राजस्थान, थार का डेजर्ट जो है राजस्थान का, जो पंजाब की तरफ चला जाएगा, पंजाब मतलब पाकिस्तान वाले पंजाब की तरफ चला जाएगा। एक आपके पास डेजर्ट हो गया आपके इलाके में, यही डेजर्ट एक्सटेंडेड है पाकिस्तान में भी, क्योंकि वो आपका छोटा भाई आपके साथ ही रहता था पहले पाकिस्तान, बाद में फिर बंटवारा हो गया घर का। तो वैसे ही पाकिस्तान की तरफ का एरिया है चोलिस्तान, वहाँ पर आपको ये खुदाई के दौरान मिले। और हमारे हरियाणा बनावली
बनावली एक लोकेशन है हरियाणा में, वहाँ पर भी ये एविडेंसेस मिले हैं, हल के एविडेंसेस मिले हैं। तो क्लियर हो गया होगा। इसके अलावा जब देखो आर्कियोलॉजिस्ट लोग बड़े एक्सपर्ट लोग होते हैं, और अब तो इतनी बढ़िया साइंटिफिक शार्प और इतनी प्रिसाइज टूल्स और टेक्निक्स आ गई हैं कि आप कहीं अगर मान लो गलती से 2-4 लेयर नीचे दब जाओ तो आपको इतनी बढ़िया खुदाई करके निकाल देंगे कि एक नाखून में आपके कहीं खरोच नहीं आएगी और आपको पूरा निकाल देंगे एकदम बाहर बहुत बढ़िया सटीक तरीके से। तो प्लाउ फील्ड यानी जुता हुआ खेत का पूरा खेत ही मिल गया और वो बाकायदा जुता हुआ है। सो एविडेंसेस ऑफ फील्ड एट कालीबंगा, कहां पर? राजस्थान। राजस्थान में कालीबंगा, ये इसका नाम कालीबंगा इसलिए है, काली का मतलब ब्लैक और बंगन का मतलब चूड़ियां, तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा अमाउंट में काली चूड़ियाँ मिली, ब्लैक बेंगल्स मिली हैं, इसलिए इसका नाम पड़ गया कालीबंगा। तो कालीबंगा नाम की साइट है राजस्थान में, जो कि अर्ली हड़प्पन लेवल पे एसोसिएटेड है हड़प्पा से, यानी अर्ली लेवल से मैच्योर में फिर बाद में गई है। शुरुआती हड़प्पन साइट है ये, शुरुआती लेवल पर जहाँ पर सेटलमेंट हुआ होगा। तो वहाँ पर ये लोग खेती करते रहे होंगे, क्यों? क्योंकि एग्रीकल्चर से अर्बन की तरफ गए ना, एग्रीकल्चर से सिटी लाइफ की तरफ गए होंगे, एग्रीकल्चर से ट्रेड एंड कॉमर्स की तरफ गए होंगे। तो इनिशियल लेवल पर तो सिर्फ एग्रीकल्चर होता था। उस दौरान यहाँ पर हमें क्या मिला? एक पूरा का पूरा खेती, पूरा एक वाइड फील्ड मिल गया। अब इस फील्ड में क्या है? 2 सेट्स ऑफ फरोज एट राइट एंगल्स टू ईच अदर, सजेस्टिंग दैट 2 डिफरेंट क्रॉप्स वर ग्रोन टुगेदर। अब इसमें अच्छी चीज़ ये है कि ये देखते हैं कि एक ही खेत में इन्होंने पहले तो एक नॉर्मल पैटर्न बना रखा है इस तरीके से, ये, और इसको इस तरीके से डाइसेक्ट किया हुआ, जैसे खेत की जुताई होती है नॉर्मली, 2 सेट ऑफ फरोज। तो खेत की जुताई एक तो ऐसे हो जाती है कि भाई आपने ये खेत हो गया, जैसे आप देख रहे हो, एक तरफ पूरा इस तरीके से उसको टिल कर दिया, अब नीचे की मिट्टी ऊपर आ गई और उसमें बीज बो दिए। तो इन लोगों को अभी पूरी कंफर्मेशन नहीं है कि कैसे बुवाई वगैरह कैसे हो रही होगी, क्या बीज को जाते थे वो लोग और स्कैटर करते थे। स्कैटर का मतलब ये होता है स्कैटरिंग करना, फैलाना, है ना। तो अगर आपने गांव में देखा है कभी तो अच्छी बात है, नहीं देखा है तो देख लेना, वीडियो मिल जाते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं। तो किसान क्या है, खेत में जब जुताई करेगा तो छोटे लेवल पर किसान क्या करते हैं, हाथ में ऐसे बीज मुट्ठी पे लेते हैं और उसको ऐसे ऐसे स्कैटर करते हैं इस तरीके से। तो वी आर नॉट श्योर कि वेदर दे ऑल्सो प्रैक्टिस दिस काइंड ऑफ स्कैटरिंग थिंग और नॉट, स्कैटरिंग ऑफ सीड्स वाली प्रैक्टिस की नॉट। अब हो सकता है ऐसे ही करते रहे होंगे, बट अब यहाँ पर हमारे पास कुछ ऐसा लिखा नहीं है, तो वी आर नॉट श्योर अबाउट दैट। बट खेत में प्रॉपर जो क्रॉप्स को बोया जाता था, ये जो बोया जाता था उसमें इस तरीके का पैटर्न इस्तेमाल होता था। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हो गई। और ये साथ साथ एक और चीज़ बताती है कि इस तरीके से डबल फरो के पैटर्न में ये लोग एक ही टाइम पर एक ही खेत में 2 तरीके की क्रॉप ऑब्टेन कर लेते थे। यानी ऐसा नहीं था कि एक खेत में सिर्फ एक ही तरीके की फसल बोई जाएगी, एक ही खेत में 2 तरीके की फसल बोना पॉसिबल होता था इन लोगों के लिए। सो 2 डिफरेंट क्रॉप्स वर ग्रोन टुगेदर बिकॉज ऑफ दिस काइंड ऑफ राइट एंगल अप्रोच। क्लियर है? फिर किस तरीके के टूल्स इस्तेमाल होते थे, अभी ये तो क्लियर हो गया ना, बीज बीज कैसे बोते थे। पॉसिबिलिटी है कि स्कैटर करते रहे होंगे। वी आर नॉट 100% श्योर। मैंने कहा ना किस मूड में पढ़ना है इस चैप्टर को, रिसर्च मोड में पढ़ना है कि कैसे रहा होगा, और रिसर्च से किसी 100% कंक्लूजन पे नहीं पहुंच जाना है। पॉसिबिलिटीज़ को नोट करते चलना है कि अच्छा ऐसा रहा होगा, इस प्रैक्टिस में ऐसा रहा होगा, यही अप्रोच रहनी चाहिए। फिर अब जब आपकी फसल तैयार हुई होगी तो उसकी हार्वेस्टिंग करनी पड़ेगी। हार्वेस्टिंग का मतलब समझते हो कि आपकी फसल पक गई तो फसल को पकने के बाद काटना वाटना का जो प्रोसेस होता है, उससे बीज निकालना, है ना, फाइनल ग्रेन बनाना जिसको आप पका के खा लोगे, वो प्रोसेस हार्वेस्टिंग प्रोसेस कहलाती थी। तो हार्वेस्टिंग के लिए स्टोन ब्लेड सेट इन वुडन हैंडल्स। तो वी हैव डिफरेंट टूल्स, बहुत सारे अलग अलग तरीके के टूल्स मिले हैं हमें जिन टूल्स का इस्तेमाल माइट भी हड़प्पन लोगों ने किया होगा, डेफिनेटली किया होगा। तो आप देख रहे हो ये जो ब्लेड लाइक पैटर्न्स हैं, इसमें ये शार्प एज वाला जो ब्लेड दिख रहा है आपको, ये शार्प एज वाला जो ब्लेड दिख रहा है, इसको माइट भी कटिंग के लिए इस्तेमाल करते थे। क्रॉप्स की हार्वेस्टिंग के दौरान जो पहली प्रोसेस हो गई कटिंग की, इसको कंप्लीट करने के लिए इस तरह के टूल इस्तेमाल करते थे। अब ये क्या किया होगा इन लोगों ने, ये लोग पॉसिबिलिटी कैसे हुई होगी कि ये जो आप देख रहे हो हैंडल्स,
तो ये वुडन भी हैं और मेटालिक भी हैं, ब्रॉन्ज के बने हुए, ध्यान रखना। हड़प्पन सिविलाइजेशन को ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन भी कहते हैं, ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि पत्थर के बाद, स्टोन के बाद, पहले तो जो ह्यूमन एवोल्यूशन में आपको पहले वीडियो में जो रिलेट कर रहा था, ह्यूमन एवोल्यूशन के दौरान आपके चारों तरफ सिर्फ पत्थर पत्थर थे, आप सिर्फ स्टोन के टूल्स इस्तेमाल करते थे, चाहे वो हंटिंग के लिए हो, चाहे वो दूसरे और एक्टिविटीज़ के लिए हो, ठीक है। सारा कुछ केव्स में रहते थे, केव्स में ही पेंटिंग वेंटिंग करते थे, उसी में से पत्थर उठा के उसको शार्प वार्प करके हंटिंग के लिए इस्तेमाल करते थे, तो इसको स्टोन एज कहते थे। फिर स्टोन से आप मेटल की तरफ आगे बढ़े, तो जब आप मेटल की तरफ बढ़े और कॉपर को यूज़ करना शुरू किया, कॉपर से फिर आप टिन को मिला के आप ब्रॉन्ज की तरफ गए, ठीक। तो ब्रॉन्ज यानी कांसा, ठीक है। ब्रॉन्ज यानी कांसा, कांसे का इस्तेमाल सबसे ज़्यादा हुआ है इस दौरान। हमें ज़्यादातर ये जो चीज़ें मिल रही हैं, टूल्स मिल रहे हैं, आगे जाके पॉट्स, बर्तन मिलेंगे, आगे जाके जो ऑर्नामेंट्स मिलेंगे, इनमें मैक्सिमम जो मेटल इस्तेमाल हुई है वो ब्रॉन्ज की है, इसलिए इसे हम ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन भी कहते हैं, कांस्य युगीन सभ्यता भी कहते हैं। तो हड़प्पन सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, कांस्य युगीन सभ्यता, हड़प्पन सिविलाइजेशन, इंडस वैली सिविलाइजेशन और ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन, दीज आर द डिफरेंट नेम्स ऑफ द सेम सिविलाइजेशन। क्लियर है? तो ये ब्रॉन्ज का बना हुआ हैंडल देख रहे हो, इसको यहाँ पर बांध देंगे, बाकायदे इस तरीके से करके बांध दिया और फिर ले कटाई शुरू हुई, ठीक है। तो दिस इज व्हाट वी नो, ये हमें पता है कि वुडन और मेटालिक टूल्स के बने हुए हैंडल्स का इस्तेमाल किया इन लोगों ने। फिर अब एग्रीकल्चर, अब ये देखो, ये फैसिनेटिंग क्यों है? ये फैसिनेटिंग इसलिए, क्या आपके दिमाग में ये पढ़ते समय नहीं लग रहा है कि हम किसी अभी इसी समय के गांव के एरिया की बात कर रहे हैं? ये सब कुछ तो आज के ज़माने में भी होता है। तो उस ज़माने में, आज से, आज 2024 हो गया, जो कि ईसा के बाद की बात है, ठीक है। हम सी की बात कर रहे हैं, BCE की बात कर रहे हैं, लेकिन ये लोग कब रह रहे हैं? 5000 6000 साल ईसा के भी पहले। तो आज से 7000 साल पहले इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी, ये एडवांस टेक्नोलॉजी ही है, ठीक है। बहुत ज़्यादा आगे नहीं है आप। अभी तो घर बनाने के बारे में, जब हम मोहनजोदाड़ो के बारे में पढ़ेंगे और घर बनाने और उनके पूरे टाउन प्लानिंग के बारे में बात करेंगे, तब तो आपको लगेगा कि इसी कॉलोनी कटने की बात हो रही है हमारे पड़ोस में, ठीक है। एकदम आज के ही ज़माने की बात हो रही है। तो ये चीज़ फैसिनेटिंग है हड़प्पा के बारे में, कि ये हमें लगता है कि अच्छा, इतने उन्नत थे हम, तो हम आज उस कंपैरिजन में पीछे हैं कुल मिला के। चलो, तो नाउ अब एग्रीकल्चर अगर कर रहे हैं, तो एग्रीकल्चर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है? वाटर, इरिगेशन, क्योंकि बिना पानी के खेती को कंप्लीट करना पॉसिबल नहीं है। चलो, सो मोस्ट हड़प्पन साइट्स आर लोकेटेड इन सेमी एरिड लैंड। ज़्यादातर, ऐसा नहीं कि सारी, कुछ काफ़ी कुछ हड़प्पन साइट्स जो हैं वो सेमी एरिड लैंड में है। सेमी एरिड लैंड का मतलब, एक होता है एरिड लैंड जो पूरी तरीके से लगभग वाटर की स्कैर्सिटी है, जहाँ पर पानी नहीं है। दूसरा होता है सेमी एरिड लैंड, और तीसरा हो गया जहाँ पर वाटर एबंडेंस में है, ठीक है। मतलब जैसे हड़प्पा हो गया, अब वो रावी नदी के किनारे है, ठीक है। मोहनजोदाड़ो हो गया, वो इंडस रिवर के पास में है, एकदम किनारे ही है नदी के। अब नदी के किनारे है तो कोई दिक्कत नहीं है पानी की वहाँ पर। दूसरे हो गए जो एकदम रेगिस्तान में कुछ साइट्स होंगी, तो ऐसी साइट्स जो है इनको पानी की ज़रूरत पड़ेगी। कुछ साइट्स ऐसी होंगी जहाँ पर बहुत कम बारिश होती होगी, तो सेमी एरिड लैंड वो है जो रेगिस्तान में तो नहीं है, लेकिन यहाँ पर बारिश कम होती है, ठीक है। तो कम रेनफॉल होता है, इसलिए इरिगेशन वॉज प्रोबेबली रिक्वायर्ड फॉर एग्रीकल्चर। मीन्स सिंस देयर इज लेस रेनफॉल, इस जगह पर कम बारिश होती है, लेस रेनफॉल है, इसलिए यहाँ पर एग्रीकल्चर की प्रैक्टिस के लिए वी नीड सम इरिगेशन मेथड्स, सम आर्टिफिशियल इरिगेशन टेक्नोलॉजीज। सो यस, द हड़प्पन्स बिल्ट कैनॉल्स, नहरें बनाई गई हैं। आज भी नहरों का जाल हम बनाने में लगे हुए हैं। नदियाँ जो हैं उनको डाइवर्ट करके उन गांवों में हम कैनॉल्स के थ्रू पानी पहुंचा रहे हैं, जहां पर सफिशिएंटली रेनफॉल के थ्रू भी नहीं पहुंचता और वहां पर कोई बड़ी नदी का सोर्स भी नहीं है। सो 7,000 ईयर्स बैक, 6,000 ईयर्स बैक वी हैव ट्रेसेस ऑफ कैनॉल्स। हमारे पास नहरों के प्रमाण मिलते हैं, ट्रेस मिलते हैं। कहाँ पर? हड़प्पन साइट है अफगानिस्तान में। अभी पहाड़ी इलाका हो गया पूरी तरह, वहाँ बारिश वारिश भी कम होती है। रेगिस्तान वगैरह, मतलब बर्फीले रेगिस्तान वाला इलाका हो गया, पहाड़ी वाला इलाका हो गया, तो देयर वाज
less rainfall, and because of this less rainfall, we made some arrangements, artificial arrangements, so that we can divert the water. तो हमने कुछ कृत्रिम तरीकों से पानी को यहाँ तक पहुँचाया, ठीक है। तो यहाँ पर अफगानिस्तान में ज़रूरत पड़ी, लेकिन इस तरीके के कैनाल्स हमको पंजाब और सिंध में नहीं मिलती। क्यों? पंजाब और सिंध में नदियाँ ही नदियाँ हैं, सिंध भी नदी के पास में, समुद्र के किनारे ही है इनफैक्ट, और पंजाब में तो झेलम, चिनाब, रावी ये सब नदियाँ ही हैं। तो यहाँ पर जहाँ नदी थी, वाटर की अवेलेबिलिटी सफिशिएंट थी, यहाँ पर कैनाल्स की ज़रूरत ही नहीं थी। लेकिन जहाँ पर कैनाल्स की ज़रूरत थी वहाँ पर पानी को पहुँचाया गया है, ये एविडेंसेस हमें मिलते हैं। अब क्या है, अब जब कैनाल्स बनेंगी तो कैनाल्स में क्या होगा, पानी जब लंबे समय तक चलेगा तो पानी अपने साथ क्या करता है, पानी अपने साथ बहुत सारे डिपॉजिट्स भी लेके चलता है, ठीक है। पानी अपने साथ मिट्टी विट्टी, तमाम छोटे मोटे कंकड़ पत्थर बोल्डर, पानी जब बहेगा तो मान लीजिए कभी आप किसी जगह से निकलो जहाँ बाढ़ आई हो, वहाँ देखोगे क्या, पानी अपने साथ बहुत सारा कचरा लेके चलता है ना। तो क्या होता है, पानी तो निकल गया, लेकिन ऑन द बेसिस ऑफ द डिपोजिशन द वाटर इज कैरिंग, जिस तरीके के पार्टिकल्स वो कैरी कर रहा है वो धीरे धीरे जमते चले जाते हैं। तो लंबे समय में कैनाल्स जो है वो सिल्ट हो जाती हैं। सिल्ट का मतलब है उसमें जो ये जो डिपॉजिट्स हैं ये जमा होने लग जाते हैं, ठीक है, इसी को सिल्ट बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो सिल्ट होता है, जैसे मान लो ये एरिया हो गया, अब इस एरिया में ये पानी तेज़ी से यहाँ से बह रहा है। अब ये पानी तेज़ी से जब बहेगा तो इसके साथ में जो भी छोटे छोटे पत्थर वत्थर मिट्टी विट्टी जो भी आएगी, तो पानी तो तेज़ी से बह जाएगा, लेकिन पत्थर कंकड़ डिपॉजिट होते जाएंगे। तो पहले कम होंगे, फिर धीरे धीरे एक बहुत लंबे समय के दौरान एक मोटी सी लेयर बन जाएगी, क्लियर है, जो कि पानी के बहाव को फिर क्या करेगी, डिस्टर्ब करेगी। डैम्स वगैरह में अक्सर ऐसा होता है। अरे बड़ा सिंपल एग्जांपल, आपके घर की पानी की टंकी समय समय पर साफ़ करना पड़ता है कि नहीं? अब पानी तो रोज़ आ रहा है, पर आपको समय समय पर पानी की टंकी क्यों साफ़ करना पड़ता है? क्योंकि पानी में कुछ डिपॉजिट्स आते ही हैं पानी की सप्लाई के दौरान, जो आपकी टंकी में डिपॉजिट हो जाएंगे। फिर आपको लगेगा यार समय समय पर साफ़ करो, नहीं तो फिर मिट्टी से नहाना पड़ेगा, ऐसा। तो नहा के आओगे और पता चला धूल है ना झड़ रही है आपके ऊपर से, क्यों? क्योंकि धूल से नहा लिया उस दिन। तो लंबे समय में कैनाल्स में सिल्ट जमा हो जाता था, डिपॉजिट्स जमा हो जाते थे, क्लियर है। तो इनको भी साफ़ करना पड़ा होगा। हमें कैनाल्स में सिल्ट मिला है, इन सब के एविडेंसेस हैं। फिर वाटर ड्रॉन फ्रॉम वेल्स वाज आल्सो यूज्ड फॉर इरिगेशन। कुछ जगहों पर कैनाल्स के साथ साथ इरिगेशन के लिए कुओं का भी इस्तेमाल किया गया, खासकर जो ऐसे एरिया जहां पर पानी की अवेलेबिलिटी ठीक ठाक थी, वहां पर वाटर को वेल्स यानी कुओं से ड्राइव किया जाता था, क्लियर है। ये देखो, अब यहाँ से इस मैप को रखने का पर्पस ही सिंपली ये था कि आपको ये बता दिया जाए, जैसे बहुत सारी साइट्स हैं जो कि वाटर बॉडीज़ के आसपास हैं, लेकिन कुछ ऐसी साइट्स हैं जो वाटर बॉडीज़ के आसपास नहीं है। अब जब वाटर बॉडी के आसपास नहीं है तो फिर उनको क्या करना पड़ेगा, उनको पानी पहुंचाना पड़ेगा ना किसी न किसी तरीके से। तो यहाँ अब जैसे जितनी भी वाटर बॉडीज़ के आसपास हैं, जैसे ये सब, यहाँ पर आसान होगा। लेकिन जो अब ये अफगानिस्तान का, ये पाकिस्तान से, ये अफगानिस्तान का इलाका हो गया जिनकी हम बात कर रहे थे, शॉर्टो घाई वगैरह, अब यहाँ पानी पहुँचाने के लिए आपको कैनाल्स का ही सहारा लेना पड़ेगा और कुछ भी नहीं, इसके अलावा कोई दूसरा विकल्प ही नहीं। चलो, तो ये होपफुली क्लियर हो गया। फिर हमें जो रिजर्वायर्स मिलते हैं, अभी हम कैनाल्स की बात कर रहे थे, कैनाल्स के साथ साथ पानी को स्टोर करने की भी कोशिश की जाती थी, और पानी को स्टोर करने के लिए एक बहुत ही उन्नत किस्म का एडवांस टेक्नोलॉजी का रिजर्वायर बनाया जाता था। उस ज़माने का अपने आप का एडवांस ही था। रिजर्वायर वी नो वेरी वेल। रिजर्वायर का मतलब है पानी को, समथिंग इज़ यूज टू रिजर्व, रिजर्वायर तो पानी को रिजर्व करने वाला रिजर्वायर, ऑलराइट। तो वाटर रिजर्वायर फाइंड इन ढोलावीरा, गुजरात के ढोलावीरा में लगभग 16 अप्रॉक्स 16 रिजर्वायर्स मिले हैं। ध्यान रखना, 16 रिजर्वायर्स, ये तो एक का चित्र दिया है यहाँ पे, तो 16 रिजर्वायर्स मिले हैं। और ये रिजर्वायर आप देखो, तो ये जो बना हुआ है ना, ये छोटा मोटा रिजर्वायर नहीं है। इसको नॉर्थ से साउथ देखोगे तो 73 मीटर समथिंग, और ईस्ट वेस्ट 30 मीटर के आसपास या कुछ समथिंग इसी के आसपास मेजरमेंट है इसका। ये जो सीढ़ियाँ देख रहे हो, 30 स्टेप्स हैं, ये 30 स्टेप्स हैं, ये 30 स्टेप्स मतलब ठीक ठाक गहराई है। इसकी जो डेप्थ है सफिशिएंट है, और लेयर्स में बना हुआ है, लेयर्स में बना हुआ है कि क्लीनिंग विनिंग भी आसानी से हो सके। तो रिजर्वायर वाज यूज्ड टू स्टोर द वाटर
और इसलिए इस्तेमाल किया जाता था कि लंबे समय पे नियर बाय एरियाज़ के वाटर रिक्वायरमेंट को पूरा किया जा सके। फिर बॉक्स में आपकी एक चीज़ दी गई है। अब ये सब इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि आप अपने बोर्ड के साथ साथ में बहुत सारी CUET और अन्य परीक्षाएं देंगे, बोर्ड में भी देंगे तो लिखने विखने में काम आ जाएगा कभी आंसर। तो जो भी किताब में जितना भी कंटेंट है, वैसे इसीलिए मैं प्रेफर करता हूँ कि मैं किताब ही खोल लूँ यहाँ पे और पूरी किताब ही एज इट इज़ लाइन बाय लाइन आपको एक्सप्लेन कर दूँ। बट कुछ लोगों का था कि चलो ऐसे नोट्स के थ्रू पढ़ा दो। अब मुझे कभी लगेगा तो मैं किताब भी खोल लूँगा, ऐसा कुछ नहीं है। मुझे पढ़ाना है बेस्ट तरीके से आपको कि मतलब सब कुछ समझ में आ जाए, क्योंकि क्या होता है PPT में सारी चीज़ें रखना पॉसिबल नहीं होता और कई बार बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें जो बुक में दी गई हैं ना, बुक तो बुक है, फिर ऐसा होता स्लाइड में सब कुछ थोड़ी आ जाएगा। चलिए कोई बात नहीं। तो अब एक बॉक्स में यहाँ पे क्या दिया गया है कि जब आर्कियोलॉजिस्ट्स एक्सकेवेट करते थे ना चीज़ों को, हड़प्पा की साइट्स में जब खुदाई होती थी तो वहाँ पे जो आर्टिफैक्ट्स मिलते थे, आर्टिफैक्ट्स का मतलब है कि छोटे छोटे कुछ ऐसे प्रमाण, एविडेंसेस, ठीक है, कुछ भी चीज़, बर्तन वर्तन, ऑर्नामेंट्स, ज्वेलरी, कुछ टूल्स, कुछ क्राफ्ट्स, कुछ भी ऐसा मिल रहा है तो उनको हम आर्टिफैक्ट्स बोलते थे। तो इनको वो कैसे आइडेंटिफाई करते थे हड़प्पा का? अब वो तो निकल लिया वो एक इंसान, वो साइट में जो भी यूज़ किया होगा उसको। अब तो आज हम खुदाई कर रहे हैं या 20th सेंचुरी में जो खुदाई हो रही थी उस दौरान, तो बेचारे ये जितने आर्कियोलॉजिस्ट थे वो ज़्यादातर यूरोपियन होते थे, भारत के कम ही लोग होते थे, भारत के भी लोग होते थे, पर मेजॉरिटी ऑफ जो डोमिनेशन होता था वो ब्रिटिशर्स का होता था। तो अब आधे से ज़्यादा अंग्रेज तो समझ नहीं पाते थे चीज़ों को, तो फिर वो इंडियन लोगों के ही उसमें जाते थे। तो ऐसे ऐसे कुछ कुछ चीज़ें मिली। सैडल कोइंस, बहुत बड़े अमाउंट में आपको ये चीज़ मिलेगी, सैडल कोइंस। आगे स्लाइड में तो सैडल कोइंस मतलब पत्थर, ये रॉक्स, चट्टानी पत्थर है जो कि ज़्यादातर इग्नियस होता था। इग्नियस मतलब आपने ज्योग्राफी में रॉक्स पढ़ी है और नहीं पढ़ी है, पढ़ा है, ये तो कह ही नहीं सकते कि नहीं पढ़ा है, ठीक है। याद नहीं हो बात अलग है, और आगे आएगा जब भी तो फिर पढ़ा दिया जाएगा, चिंता नहीं करना है। इग्नियस और सेडिमेंट्री, ये दो तरीके की रॉक्स के बने पत्थर हैं, ठीक है। अब इसमें दो तरीके के आपको पत्थर मिले हैं जिन पत्थरों का इस्तेमाल हड़प्पा के लोग किए होंगे। इनमें इनके दो यूज़ पॉसिबल है, मतलब ऐसा, ऑन द बेसिस ऑफ द टाइप ऑफ स्टोन द आर्कियोलॉजिस्ट गॉट इन हड़प्पा, ये लोग अंदाज़ा क्या लगाते हैं कि इसके दो तरीके के इस्तेमाल हुए होंगे। पहला क्या, अच्छा हुआ ये एक्चुअल में कहानी ऐसी है छोटी सी कि खुदाई के दौरान बहुत सारे ऐसे सिमिलर गोल गोल और ऐसे ऐसे लंबे टाइप के पत्थर मिले। एक ऐसा गोल टाइप का पत्थर मिला, एक ऐसा लंबे टाइप का पत्थर मिला, कुछ ऐसा भी है जिसमें थोड़ी सी ऐसी यहाँ पर कर्व्स बने, मतलब अंदर खाँच टाइप की है। तो अब ये जो पत्थर मिले, इसका तमाम खूब देखा वेखा लोगों ने और खूब सारा अमाउंट में जमा करके रख लिए। फिर क्या हुआ कि वो जो खुदाई होती थी वहाँ पूरा कैंप वैम्प लगा हुआ था, सबके लिए खाना बनता था, तो कुक आया। अब लगे हुए थे लोग दिमाग में अलग अलग सोचने में क्या कर सकते होंगे, उसका क्या कर सकते होंगे। तो कुक ने कहा कि ऐसा करो, हमको दे दो यार, ये आज हम कड़ी बनाने वाले हैं, ठीक है, करीज। तो उसने कहा कि इसका क्या करोगे? तो उसने कहा कि ये सिलबट्टे के तौर पे इस्तेमाल होगा और क्या। तो इनके दिमाग में तुरंत आ गया, अच्छा तो इस तरीके से दो यूज़ हैं। इन्होंने कहा कि या तो इसका इस्तेमाल कैसे होता था, जैसे ये हो गया, अब इसमें आप ये देख रहे हो नीचे का, और ये बड़ा वाला पत्थर, ये वाला बड़ा वाला पत्थर, तो आपने देखा होगा ना पिक्चर में, दवाई ववाई वैद्य जी कूट के दे रहे हैं, पिला रहे हैं हीरो को, है ना, पीते ही वो फिर तैयार विलन से लड़ने के लिए। तो इन्होंने कहा या तो ये पाउंडिंग के लिए इस्तेमाल होता था, यानी एक पत्थर ऐसा होता था जो ऐसे कूट करके हर्ब्स वगैरह, जो भी वनस्पतियाँ वगैरह, करी वरी जो भी है ना, मसाला वसाला कूट के इस तरीके से, है ना, उसको फिर पीस वीस के और फिर खाने में इस्तेमाल करेंगे। और दूसरा क्या है कि उसको रोल करना, तो एक तो पाउंडर के तौर पर इस्तेमाल होता था, दूसरा रोल करने में। रोल का मतलब इस तरीके से ना, ऐसे टू एंड फ्रो। सिलबट्टा में कभी मसाला वसाला पीसा है, नहीं पीसा होगा तो गांव के किसी आदमी से मिलना, पूछना, तो उसमें क्या होता है, ऐसे 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 करके रोल आउट करते हैं, ठीक है। तो उससे बहुत अच्छे से, बहुत बढ़िया महीन, फाइन जिसे अंग्रेजी में कहते हैं, एक फाइन तरीके से वो हो जाता है। आजकल आप मिक्सर का इस्तेमाल करते हैं मसाला वसाला पीसने में, ये पुराना मिक्सर है, ठीक है, पुराने ज़माने का मिक्सर है। तो ये तरीका होता था। आर्टिफैक्ट्स को आइडेंटिफाई करने का तरीका क्या होता था, जो भी उस ज़माने की मॉडर्न लाइफ से रिलेटेबिलिटी हो सकती है जो उसकी, यानी
जो भी देखेंगे वो लोग उसको रिलेट करने की कोशिश करेंगे कि हाउ इट इज़ रिलेटेबल विथ द मॉडर्न लाइफ पैटर्न्स। तो इस तरीके से वो लोग इसको रिलेट करते थे और ऐसे आइडेंटिफाई करते थे। तो आशा है आपको एग्रीकल्चर और सबसिस्टेंस स्ट्रैटेजी अच्छे से समझ में आ गया है। यहाँ पर मैं आपका धन्यवाद करता हूँ कि आपने धैर्यपूर्वक लेक्चर को बहुत अच्छे से सुना। अगले लेक्चर के साथ बहुत जल्दी ही अगले वीडियो में मैं आपसे मिलता हूँ। बढ़िया से इसको समझ लो, मन करे तो किताब को थोड़ा सा उठा के देख लेना, नहीं मन करे तो इतना भी आज समझ लोगे तो बहुत अच्छा रहेगा। किताब देखोगे तो और थोड़ा सा कॉन्सोलिडेट हो जाएगा आपका कॉन्सेप्ट। अपने सेहत का ध्यान रखो, पढ़ते रहो, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।